स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 9th के जितने भी छात्र 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आप देख सकते हो यह मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है जो कि अब आपके विद्यालय में कराई जा रही है या अक्टूबर माह में कराई जाएगी, उसके लिए यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे जिनका आंसर मैंने OMR शीट में फिल करा दिया है, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी यहां पर आप देख लीजिए खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक के, इनका आंसर कैसे देना है इस मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय की कॉपी लिखनी है, क्योंकि यह हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर पहला गद्यांश है, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं, उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है, उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो यहां पर इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में और किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना होगा। तो यहां पर मैं आपको इस गद्यांश के पहले प्रश्न का उत्तर देकर बताता हूं कैसे आपको लिखना है। तो लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो जब आप खंड बा के प्रश्नों का आंसर देंगे इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, खंड बा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 21 का, यदि खा वाले गद्यांश का आंसर देते तो 21 खा यहां पर लिखा जाता। और पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है, पाठ का नाम क्या है, मंत्र है, और लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या यहां पर 21 का जो दूसरा है यानी गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश के अंतर्गत आप देख सकते हो, पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं, उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है, उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इतना अंश रेखांकित है और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अपने किए पर डॉक्टर चड्ढा को बहुत पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने संकल्प किया कि वह बूढ़ा चाहे कहीं भी रहता हो उसे ढूंढकर उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रयाश्चित करेंगे। वे जानते हैं कि स्वाभिमानी और अपने हृदय पर उनके व्यवहार से चोट खाया वह बूढ़ा उनके द्वारा दिए गए किसी भी पारितोषिक को ग्रहण नहीं करेगा। उसने यह कार्य महज मानवता की भावना से प्रेरित होकर किया है। उसकी निस्वार्थ सेवा तो दूसरों का कल्याण करने के लिए है। उसकी मानवता की भावना ने उनके अंतर्चक्षु खोल दिए हैं। वह आज से मानव जीवन के इसी आदर्श का पालन करेंगे, अर्थात जीवन भर यानी निस्वार्थ सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये हो जाएगी इस रेखांकित अंश की सरल व्याख्या। और यहां पर आप देख सकते हो गद्यांश का अगला यानी तीसरा प्रश्न क्या है कि ग्लानि किसको हो रही है, किसको ग्लानि हो रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बूढ़े की निस्वार्थ सेवा भावना को देखकर डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि हो रही है। इस तरीके से गद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर आपको दे देना है।
और इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपकी वार्षिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे और 2 में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है और इसके बाद यहाँ पर दूसरा पद्यांश है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों में, और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। यहां पर आपकी हिंदी विषय की मैं बेहतर तैयारी करा रहा हूं, और आप यदि चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपके 70 में 70 अंक जरूर पक्के हो जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इस पद्यांश का पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। यानी यह जो पद्यांश है इसका संदर्भ कैसे लिखना है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 22 खा, इस तरीके से मैंने हेडिंग डाली है। इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ, और संदर्भ आपको शार्ट में नहीं लिखना है, संदर्भ आपको अच्छे से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है कि काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। कुछ चीजों का आप विशेष ध्यान देंगे, जैसा मैंने संदर्भ लिखा है आपको सेम ऐसे ही लिखना है। जिस पाठ से होगा उस पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से, और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है। इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और पद्यांश का यहां पर आप देख सकते हो दूसरा प्रश्न क्या है। पद्यांश का दूसरा प्रश्न है, प्रातः काल होने पर मोतियों को कौन बटोर लेता है? तो यहां पर स्पष्ट लिखा है रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से यहां पर प्रातः काल होने पर सूर्य मोतियों को बटोर लेता है, सूर्य जो है मोतियों को बटोर लेता है। और इसके बाद यहां पर पद्यांश का अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि उपरोक्त पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, यहां पर प्रश्न संख्या 23 का, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 गद्यांश हैं। मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो दूसरा गद्यांश है इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो चलिए कैसे आपको इसका संदर्भ लिखना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर, जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है जैसे मैंने यहां पर लिखा है। प्रश्नोत्तर नंबर 23 का दूसरा है यहां पर गद्यांश, इसलिए मैंने दूसरा डाला है। यदि आप पहले गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना चाहते हैं तो आपको यहां पर पहला नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं संदर्भ हेडिंग डाली है। फिर संदर्भ कैसे लिखा है बिल्कुल सही तरीके से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा पद्यांश नहीं होगा, प्रस्तुत गद्यांश होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहां पर हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और संस्कृत खंड के पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। श्री कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से अवतरित है, इस तरीके से संदर्भ लिखना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम तिथो मथुरायाम अभवत। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। कहां हुआ था? मथुरा में हुआ था। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इस गद्यांश के अंतर्गत, मध्य रात्रे यादायम उत्पन्न जाता तदा आकाशे घटाटोपः निगह मूसलाधारः वर्षा अकुर्वन्। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि मध्य रात्रि में जब ये उत्पन्न हुए, कौन? भगवान श्री कृष्ण,
तब आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि तदा रात्रि अंधकार पूरा आसीत, अर्थात उस समय रात्रि कैसी थी, उस समय रात्रि अंधकार पूर्ण थी। इसके बाद आगे आप देख सकते हो लिखा है कि परम वासुदेवा पुत्रस्य रक्षार्थ सदो जाताम तम आदाय उत्तल तरंगा यमुनाम उत्तरीय गोकुले नंदग्रहम प्रापयत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? परंतु वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए तत्काल जन्मे बालक को लेकर ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार कर नंद के घर पहुंचा दिया। इसके बाद यहां पर लिखा है कि तत्र बाल्यादेव श्री कृष्णा जना नाम हृदय वल्लभा अभवत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि वहां बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय को प्यारे हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का 23 खा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर पहला जो पद्यांश है इसका मैं आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद बताता हूं। यहां पर आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 23 खा का पहला। यदि आप पहले का उत्तर देना चाह रहे हैं तो, यदि दूसरे का दे रहे हैं तो दूसरा आप नंबर डालेंगे। फिर पद्यांश के शुरुआती शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है और इस तरीके से आपको सेम ऐसे ही लिख लेना है। फिर हेडिंग डालना है संदर्भ। बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से है यह श्लोक? पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से अवतरित है। और इस पाठ के सभी श्लोकों का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी आपको ब्लैक पेन से और पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। तो क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? यहां पर आप देख सकते हो लिखा है श्लोक के अंतर्गत धर्मज्ञा सत्य संधस्य प्रजाजनम चाहिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना सुचवर्या समाधिमान। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि वह राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वह यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्रचित हैं। यहां पर अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 24। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। तो इसका आंसर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 24 का अथवा, और यहां पर उत्तर क्या लिखा जाएगा कि लक्ष्मी का स्वागत में मुख्य स्त्री पात्र रोशन की मां है। और रोशन की मां एक सामान्य मध्यम परिवार की सामान्य नारी हैं। उसके चरित्र में यानी उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? वाचाल। तो वाचाल के बारे में आपको लिखना क्या है? रोशन की मां समय और स्थिति की गंभीरता को ना देखते हुए कटु वाक्य बोलती ही रहती हैं। पोते की अत्यंत चिंताजनक स्थिति भी उसे अनर्गल बोलने से नहीं रोक पाती। वह अपने दूषित मनोभाव निरंतर प्रकट करती रहती हैं तथा अपना निर्णय अपने पुत्र पर थोप देना चाहती हैं। इसके बाद अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है परंपरागत रूढ़ियों का शिकार। दूसरी विशेषता है परंपरागत रूढ़ियों का शिकार। तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? यहां पर आप देख सकते हो आप सभी कि परंपरागत रूढ़ियों का शिकार के अंतर्गत प्रायः वृद्ध लोग अपने जमाने की लकीर पीटते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति उनकी दृष्टि में हेय है और वह तो केवल अपनी पुरानी पद्धतियों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। रोशन की मां भी एक ऐसी ही महिला है। वह अपने पोते का उपचार घुट्टी आदि देसी औषधियों से करना चाहती है, जबकि डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। इसके बाद अगली विशेषता क्या है? रोशन की मां के चरित्र की कठोर व भावनाहीन। तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? यहां पर आप देख लीजिए
कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्त्री होने के बावजूद उसमें लेस मात्र की भी ममता व सहानुभूति नहीं है। वह न तो अपने पुत्र की पीड़ा समझती है और न ही अपने पोते का कष्ट उसे द्रवित कर पाता है। बहू का मर जाना तो उसे रत्ती भर भी प्रभावित नहीं करता। वह तो अपने पुत्र की दूसरी शादी करके धन व मौज मस्ती की आशा लगाए हुए है। अतः रोशन की मां एक अत्यंत निम्न मनोवृत्त की दकियानूशी व लोभी स्त्री है। उसका चरित्र चित्र लेखक ने अत्यंत यथार्थता से एक लोभी मां के रूप में जो अपनी लालसाएं पूरी करने में लगी है किया है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर लिख दिया जाएगा। इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं आपको बताऊंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के बारे में, क्योंकि 4 नंबर का जीवन परिचय आता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 25 का, और 25 का तीसरे नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जनपद के दूबे का छपरा नामक ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो जितना यहाँ पर रेड पेन से मैंने लिखा है आपको ये सब ब्लैक पेन से यानी काले पेन से आपको लिखना है। आप परीक्षा में लाल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ काला और नीला पेन का ही आपको प्रयोग करना है। तो इसके बाद आगे क्या लिखा जाएगा कि इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिष शास्त्र में आचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और सन 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक के रूप में रहे। इसके बाद द्विवेदी जी को सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से विभूषित किया और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया और इस महान साहित्यिक आत्मा का दिल्ली में सन 1979 ईस्वी को निधन हो गया। तो जितना इस जीवन परिचय के अंतर्गत रेड पेन से लिखा है आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है और इनकी 2 प्रमुख रचनाएं आपको भी लिखना होगा, अशोक के फूल और कुटज। 2 रचनाओं को पूछा जाएगा आपसे, इसलिए 2 रचनाओं का नाम ही लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद। 3 विकल्प दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कबीरदास जी का जीवन परिचय और इनकी रचना के बारे में। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 25 का पहला यानी कबीरदास, आपको जिसका भी जीवन परिचय लिखना है उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप मीराबाई का जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो 2 नंबर डालने के बाद मीराबाई इस तरीके से डाल देना है और इसके बाद जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है। तो कबीरदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में आपको कैसे लिखना है, क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। कहाँ? सन 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। और जितना मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है इस जीवन परिचय के अंतर्गत आपको सब काले पेन से यानी ब्लैक पेन से लिखना है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा नामक तालाब के किनारे
फेंक दिया था, जहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत ने उसे ले जाकर यानी उस बालक को ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। क्या नाम रखा? कबीर रखा। और इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। कबीरदास का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, यानी स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जिनसे गुरु मंत्र पाकर कबीरदास जी क्या बन गए? संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। और समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास जी अंतिम समय में कहां चले गए? मगहर चले गए थे। और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? सन 1518 ईस्वी में। अब कबीरदास जी की रचना है यहां पर साखी शबद रामायणी, जिनका संकलन किसके अंतर्गत है? बीजक के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, यहां पर प्रश्न संख्या 26। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना है। कितने? आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना है, क्योंकि 2 तो श्लोक पूछे ही जाएंगे पद्यांश के अंतर्गत। यहां पर आप देख भी सकते हो 2 श्लोक यहां पर आ चुके हैं, तो इसलिए आपको 3 श्लोक तैयार करना है। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 26 और यहां पर श्लोक क्या है? अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। यहां पर यह श्लोक इस मॉडल पेपर में नहीं आया है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो यहां पर पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न है रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, अर्थात भगवान राम का जन्म किस वंश में हुआ था या भगवान राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्, अर्थात राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत्, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि स्वामी विवेकानंदः रामकृष्णस्य शिष्या आसीत्। इस तरीके से आंसर लिख देना है। और दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप तैयार जरूर कर लीजिएगा 2023 की वार्षिक परीक्षा के लिए, और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं इसके लिए भी यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहां पर 4 दिए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा आस्तीन का सांप होना, इसका अर्थ क्या है और वाक्य प्रयोग आपको कैसे करना है। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 28 डाल देना है। और यहाँ पर दूसरा यानी बा वाला है, तो इसलिए मैंने बा यहाँ पर डाला है और यहाँ पर उतार भी लिया है इसको कि आस्तीन का सांप होना यानी मित्रवत व्यवहार करके धोखा देना, इसका अर्थ है। और वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि तुम तो आस्तीन का सांप निकले, जाकर सारा भेद शत्रु को बता दिए। तो यहां पर इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग भी कर देना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हो 5 वाक्य आएंगे आपकी परीक्षा में, आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। तो वाक्य बदल कर आते हैं हर वर्ष। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। इसका आंसर इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी प्रश्नोत्तर नंबर 30 का अथवा, और इसके बाद यहाँ पर सेवा में
प्रधानाचार्य, आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने लिख रखा है आदर्श इंटर कॉलेज सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो आप जिस जिले से हैं, जहां से हैं, आप अपने विद्यालय और विद्यालय का पता यहां पर डाल सकते हो। इसके बाद विषय क्या होगा, एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अचानक गड़बड़ हो गया है, यानी अस्वस्थ होने के कारण आप छुट्टी लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे मान्यवर, सविनय निवेदन है कि कल मैं विद्यालय से घर लौटते समय वर्षा में भीगने के कारण ज्वरग्रस्त हो गया हूं और अतः मैं आज विद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूं। कृपया मुझे यहाँ पर आज डेट क्या है, 19/9/2022, तो जिस दिन आपको छुट्टी लेना है वही यहाँ पर तारीख आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए डाल रखा है, कृपया मुझे 19/9/2022 का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। इसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक डालना है 19/9/2022, यानी जो आप जिस दिन आप छुट्टी लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य और जो भी आपका नाम है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है अरुण कुमार, कक्षा 9, सेक्शन यहाँ पर ए, बी या सी, जिस भी आप सेक्शन में हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए जो हिंदी विषय का मॉडल पेपर था, इसको पूरा सॉल्व करा दिया है, पूरा हल करा दिया है। आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों में। और इस मॉडल पेपर के जो 20 प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो, ये सभी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं बता चुका हूं OMR शीट पर। आप वीडियो देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा और चैनल के साथ जुड़कर अपनी वार्षिक परीक्षा 2023 की बेहतर तैयारी कर सकते हो। जल्द ही मैं आपको हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर लेकर आऊंगा और साथ ही मैं आपको OMR जो बेस्ड प्रश्न होंगे उनको OMR शीट में फिल करके बताऊंगा। और साथ ही आप देखेंगे कि जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जो खंड खा के अंतर्गत यानी खंड बा के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं 50 अंक के, इनका भी आंसर लिखकर आपको बताऊंगा। आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें। जय हिंद।